नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज आपके साथ राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय जो कि एक प्रसिद्ध पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से संबंधित है, बेंथम का उपयोगितावाद पर चर्चा करूंगी। आज हम पढ़ेंगे बेंथम का उपयोगितावाद क्या है। एक संक्षिप्त परिचय मैं इसका बताना चाहूंगी आपको कि 19वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एक नए मध्यम वर्ग का आविर्भाव हुआ और इसके लिए एक नए सामाजिक राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता अनुभव की गई। इसी आवश्यकता के फलस्वरूप इंग्लैंड में उपयोगितावादी विचारधारा का सूत्रपात हुआ, जिसके प्रणेता जेरेमी बेंथम थे। इस विचारधारा को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म, दार्शनिक उग्रवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बेंथम के बाद इस विचारधारा को जेम्स मिल, जेएस मिल, ऑस्टिन, ग्रोटे जैसे कई अन्य विचारकों ने विकसित किया, लेकिन मूल रूप से जो उपयोगितावाद का जो विचार है वह बेंथम की ही देन है। बात करते हैं हम उपयोगितावाद के विकास की। वैसे तो बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, लेकिन इसका संबंध प्राचीन यूनान की एपिक्यूरियन से माना जा सकता है। यह विचार मनुष्य को पूरी तरह से सुखवादी मानती है। इसी तरह पूर्व में प्राचीन भारत के जो चारवाक विचारक थे उन्हें इसका प्रवर्तक माना गया। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट जो थे, हम जानते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो, उन्होंने भी इस परंपरा का विकास किया। हॉब्स ने अपने समझौते में मनोवैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य पशु के समान आचरण करने वाला एक सुखवादी प्राणी है। लॉक उपयोगिता को ही राज्य का आधार मानते हैं। पश्चिमी दर्शन के सिरेनायक वर्ग के जो विचारक थे उन्होंने भी उपयोगितावाद का प्रचार किया। 18वीं सदी में कम्बरलैंड, जिन्होंने राज्य की उपयोगिता के सम्मुख विवेकपूर्ण चेतना और नैतिक अस्तित्व को गौण माना। उसके बाद सुखवादी दर्शन बुद्धिवादी विचारकों के साथ राजनीति में प्रभावी होने लगा। डेविड ह्यूम ने उपयोगितावाद का विचार राजनीतिक दर्शन को दिया। प्रीस्ले, हचेसन, बेंथम, मिल, जेएस मिल जैसे जो कई विचारक हैं, उन्होंने उपयोगितावादी दर्शन का एक व्यापक और स्पष्ट स्वरूप प्रतिपादित किया। और जो ये उपयोगितावादी जो विचार है, इसको सबसे अधिक लोकप्रिय बनाना और सबसे जो अधिक व्यवस्थित रूप दिया वो बेंथम ने दिया, और इसीलिए हम उपयोगितावाद को बेंथमवाद भी कह सकते हैं। और जब बेंथम के हम परिचय की बात करेंगे तो बेंथम का जन्म 1748 में लंदन में हुआ। उपयोगितावादी विचारक के रूप में वो जाने गए और उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे थे और उनमें से कुछ प्रसिद्ध मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स, अ ट्रीटीज ऑन जुडिशियल एविडेंस, और भी कई उनके जो ग्रंथ हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं। तो जो उपयोगितावादी विचार है, उपयोगितावाद क्या है? यह विचार मानता है कि मनुष्य के व्यवहार की मूल प्रेरक शक्ति सुख है। मतलब मनुष्य वही कार्य करना चाहता है जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा सुख की अनुभूति हो और दुख से वह दूर रहे। इसलिए राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख को प्राप्त करना है। मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो वही कार्य वह करना चाहता है जिसमें उसे सुख की प्राप्ति हो, जो कार्य आनंददायक हो। उपयोगितावाद मानवीय आचरण की प्रकृति से संबंधित एक नैतिक सिद्धांत है और बेंथम और मिल ने जो ये उपयोगितावादी रहे हैं उनके द्वारा इसे राजनीतिक क्षेत्रों में भी लागू करने का कार्य किया गया। इस तरह उपयोगितावाद का अध्ययन नैतिक और राजनीतिक दो रूपों में किया जा सकता है। नैतिक सिद्धांत के रूप में इसे सार्वभौमिक सुखवाद यानी कि यूनिवर्सल हेडोनिज्म कहा जा सकता है,
और जब अन्य व्यक्तियों के सुख के साथ यह जुड़ जाता है तब राज्य की उपयोगिता प्रतीत होती है। उपयोगितावादियों के अनुसार राज्य का अस्तित्व उसकी यूटिलिटी के कारण है और ऐसी स्थिति में राज्य का यह स्वाभाविक कर्तव्य हो जाता है कि वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति का प्रयास करे। तो अब हम जानेंगे कि बेंथम के जो उपयोगितावादी विचार हैं वे क्या है। तो जब बेंथम ने जो उपयोगितावाद की बात कही है तो उनका अर्थ उस सिद्धांत से है जो प्रत्येक कार्यवाही को इस आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है कि वह सुख की अभिवृद्धि कर रहा है या नहीं। बेंथम का कहना था कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी एक पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख या कल्याण का सृजन करती है अथवा छल, पीड़ा या अहित रोकने का कार्य करती है। बेंथम मानते थे कि मनुष्य स्वभाव से ही सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति चाहता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनसे उन्हें सुख की प्राप्ति हो। बेंथम के शब्दों में एक बहुत फेमस जो कोटेशन है, मैं यहाँ पे उसको बताना चाहूंगी। प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख जैसे दो स्वामियों के अधीन कर रखा है। हमें क्या करना चाहिए या हम क्या करें यह केवल वे ही निश्चित कर सकते हैं। एक मनुष्य अपने शब्दों द्वारा उनसे बचने का दिखावा भले ही करे किंतु वास्तव में वह सदैव उसके अधीन ही रहेगा। बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया जो उस समय प्रचलित थी। उस समय ईश्वर की इच्छा को नैतिकता का आधार माना जाता था कि जो कुछ धर्मशास्त्रों के अनुकूल है वह नैतिक है और बाकी जो कुछ उसके विपरीत है वह अनैतिक है। लेकिन इन सबको अस्वीकार करते हुए बेंथम ने कहा कि ईश्वरीय इच्छा या अंतःकरण सब कुछ वैयक्तिक, सब्जेक्टिव कल्पना मात्र है। इस संबंध में प्रामाणिक रूप से हमारे द्वारा कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यह धारणाएं निरर्थक है। इसके विपरीत बेंथम ने सुखवाद में विश्वास व्यक्त किया जिसे यूनिवर्सल हेडोनिज्म कहा गया। उपयोगिता को उन्होंने नैतिकता, मानवीय जीवन का आधार माना। बेंथम ने सुख और दुख के स्रोत बताए। सुख और दुख के लिए उन्होंने कहा कि बाहरी कारणों के प्रभाव से ये उत्पन्न होते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों को एक कार्य विशेष से समान मात्रा में सुख या दुख प्राप्त नहीं होता है। इसका कारण व्यक्तियों की जो संवेदनशीलता है या उनकी जो अनुभव करने की शक्ति है उनमें अंतर है। बेंथम ने सुख और दुख के 5 स्रोत बताए हैं। सुख की जब उन्होंने बात कही सुख और दुख के स्रोत की, तो उन्होंने प्राकृतिक, राजनीतिक, नैतिक, सामाजिक और धार्मिक उन्होंने स्रोत बताए हैं कि जब कोई सुख प्राकृतिक कारणों से होता है तो वो प्राकृतिक की कैटेगरी में आएगा। जब राजनीतिक अवस्था या कानून के कारण मिलता है तो उसका स्रोत पॉलिटिकल होगा। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने से मिलता है तो उसे नैतिक सुख दुख कहते हैं। जब किसी कार्य को करने पर समाज हमें पुरस्कार या दंड देता है तो हमारा सुख या दुख का स्रोत सामाजिक होता है। और जब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार या विरुद्ध काम करने पर सुख या दुख मिलता है तो उसका स्रोत धर्म होता है। विभिन्न सुखों में गुण का नहीं बल्कि परिणाम का जो परिमाण है उसका भेद होता है। बेंथम मानते थे कि व्यक्ति के सुख जो है उसकी गुणात्मकता में कोई अंतर नहीं होता। सुख और दुख के भेद केवल मात्रात्मक है। बेंथम का कथन था कि सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन का खेल और काव्य का अध्ययन एक ही कोटि के है। उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार यह कहना गलत होगा कि एक सुख दूसरे से श्रेष्ठ अथवा निम्न कोटि का होता है। इससे उपयोगिता के स्थान पर हमें अच्छाई या कोई अन्य कारण इसमें हमको ढूंढना होगा। आनंद मापक पद्धति का उल्लेख बेंथम ने किया है। बेंथम के विचार के अनुरूप सुख या दुख को मापा जा सकता है और इसके लिए उन्होंने एक आनंद मापक पद्धति बताई है। उनके अनुसार इस संबंध में 6 बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए: तीव्रता, अवधि, निश्चितता,
निकटता या दूरी, उत्पादकता, विशुद्धता। ये जो बिंदु है ये व्यक्तिगत सुख और दुख को मापने के लिए आवश्यक है, किंतु जो व्यक्ति समूह के सुख और दुख को मापने के लिए एक अन्य बिंदु, जब हम समूह की बात करेंगे तो एक्सटेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, विस्तार, यानी कि मिलने वाला जो सुख या दुख है उसका जो प्रभाव है वह कितने व्यक्तियों पर पड़ने वाला है। तो इस तरह से बेंथम ने नैतिकता की परंपरागत धारणाओं का खंडन किया, जिस पर हमने अभी बात करी। सुख दुख के स्रोत उन्होंने बताए और जो आनंद मापक पद्धति की उन्होंने बात करी। ये हम बेंथम के जो उपयोगितावादी विचार हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य करना उपयोगी होगा और इसके लिए जो ये 7 आधार उन्होंने बताए हैं इसके आधार पर अंक देकर अधिक अंक वाला कार्य अपनाना होगा। तो बेंथम ने ये कहा कि समस्त सुखों के समस्त मूल्यों को एक ओर तथा समस्त दुखों के समस्त मूल्यों को दूसरी ओर एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि एक को दूसरे में से घटाकर सुख शेष रह जाता है तो अमुक कार्य ठीक है, लेकिन यदि दुख बचता है तो यह समझ लेना चाहिए कि अमुक कार्य ठीक नहीं है। सुख दुख की गणना करने के जो ये बेंथम का जो सिद्धांत था उसको हेडोनिस्टिक कैलकुलस कहते हैं। बेंथम ने सुख और दुख को 2 भागों में विभाजित किया। सुख और दुख का व्यापक अंतर बताने के लिए 32 लक्षणों के आधार पर उनका उन्होंने वर्गीकरण भी किया, जिनमें प्रमुख शारीरिक रचना, संवेदनशीलता, चरित्र निर्माण, शिक्षा, लिंग, इन बातों का उन्होंने कहा कि सुख की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने जो सुख और दुख है इसके 2 भाग बताए, सामान्य और जटिल। सामान्य सुख के उन्होंने फिर बेंथम ने आगे चलकर उन्होंने 14 भेद बताए। भार से मुक्ति संबंधी सुख, संगति संबंधी सुख, आशा जनित सुख, काल्पनिक सुख, स्मरण सुख, निर्दयता संबंधी सुख, दया संबंधी सुख, धर्म से उत्पन्न सुख, शक्ति सुख, यश का सुख, मित्रता का सुख, कुशलता का सुख, संपत्ति संबंधी सुख और ऐन्द्रिक सुख। तो ये सामान्य सुख के बेंथम ने 14 भेद बताए। फिर उन्होंने सामान्य दुख के 12 भेद बताए, संपर्क, आशा, कल्पना, स्मरण, निर्दयता, दया, धार्मिकता, कुयश, शत्रुता, परेशानी, दुर्भावना, दरिद्रता। चूंकि बेंथम एक उपयोगितावादी राजनीतिक विचारक थे, अतः उन्होंने राज्य के लिए भी उपयोगितावाद का मानदंड बनाए रखा। उन्होंने कहा कि वही राज्य श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण करता है। विधि निर्माण में उपयोगिता सिद्धांत का प्रयोग, उन्होंने जो बात कही बेंथम ने कि उपयोगितावादी सिद्धांत को जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होना चाहिए और जो विधि निर्माण का क्षेत्र है उसमें भी इस सिद्धांत को अपनाया जाना चाहिए। सामूहिक जीवन में क्या किया जाए इसका निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। बेंथम ने कहा कि विधि निर्माण का उद्देश्य जनता को आनंद देना होना चाहिए। विधान निर्माण में उसका मार्गदर्शक सिद्धांत सामान्य उपयोगिता या अधिकतम हित होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत ही सब कार्यों के औचित्य का मापदंड है। राज्य के वही कार्य उपयोगी है जो अधिकतम व्यक्तियों को सुख पहुंचाते हैं। तो इस तरह से कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बेंथम ने अपने जो उपयोगितावादी विचार है उसको उन्होंने बताया और उपयोगिता को उन्होंने जीवन का आधार माना। तो बेंथम के जो उपयोगितावादी विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुखवाद पर आधारित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि उन्होंने कहा कि सुख ही एकमात्र इच्छित वस्तु है और राज्य का कार्य क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और इन सुख और दुख का हम गणितीय मापन भी कर सकते हैं। और राज्य के अस्तित्व का जो एकमात्र औचित्य उन्होंने बताया वह मानव का हित है और मनुष्य के हित के लिए ही उसकी उपयोगिता है। उपयोगितावाद का जो उनका सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, यथार्थवादी है, मतलब जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उसके कारण इस सिद्धांत का उदय हुआ, इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच है। उपयोगितावाद जो विचार है
वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबके सुख की बात करता है और उनका जो अपना सारा ध्यान है वह व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्य पर केंद्रित करता है। और एक प्रगतिशील विचार जो है उपयोगिता का बेंथम ने उसको बताया। तो बेंथम का जो है मूल रूप से हम जो अगर हम बिल्कुल एक मूल शब्द में एक की अगर हम उसके वर्ड्स को अगर हम ढूंढे तो हम इसको अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में समेट सकते हैं। जो सारा विचार है वो मैक्सिमम जो हैप्पीनेस है ऑफ पीपल, ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल पर फोकस करता है, जो उनका विचार है। लेकिन जो ये बेंथम का उपयोगितावाद का विचार है, इसकी कई जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी आलोचना भी उनके द्वारा की गई है। हमने हालांकि पढ़ा कि सुखवाद पर आधारित यह विचार है और मनुष्य वही कार्य करना चाहता है जिसमें उसे अधिकाधिक सुख की प्राप्ति हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है जो बेंथम ने दिया है और उपयोगितावाद का जो विचार है सार्वभौमिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, लोकप्रिय बना। लेकिन आलोचकों ने इसकी जो कुछ आलोचनाएं, उन्होंने कुछ आधारों पर इस विचार की आलोचना करी है। आलोचकों के अनुसार बहुत अधिक यथार्थवादी या सरल बनने के प्रयास में बेंथम का दर्शन कुछ कुछ सीमा तक एकाकी, दुरूह या भौतिक सा भी प्रतीत होता है। और कुछ विद्वानों के द्वारा कहा गया कि मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार पर यह विचार त्रुटिपूर्ण है। बेंथम का दर्शन जो है कुछ भ्रांत धारणाओं पर आधारित है। उन्होंने मनुष्य को निरंतर सुख के पीछे दौड़ने वाला एक स्वार्थी प्राणी के रूप में देखा है, और जबकि ऐसा नहीं है। केवल सुख की प्राप्ति स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए मानव कोई कर्म नहीं करता है। मनुष्य के मन में दया, प्रेम, परोपकार जैसी प्रवृत्तियां भी होती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो केवल उसे सुखवादी या सुख के पीछे भागने वाला प्राणी हम नहीं मान सकते। सेबाइन जो पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं, उनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ उनका रहा है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें उन्होंने कहा भी कि बेंथम में मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की न तो कोई बहुत विशेष योग्यता उनके विचारों में दिखी, और जो है इस आधार पर उनके विचार कहीं कहीं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि जो ये दर्शन है अस्पष्ट भी है, क्योंकि राज्य के लिए इसका निर्धारण बहुत ही कठिन है। अधिकतम व्यक्तियों का जो अधिकतम सुख है उसे मापना सरल नहीं है, क्योंकि सुख हृदय से उत्पन्न होता है, लेकिन राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। बेंथम के सूत्र में कई बार सुख और व्यक्तियों की जो संख्या है परस्पर विरोधी तत्वों के रूप में सामने आती है। तो ऐसे में जो आनंद मापक गणना पद्धति जो उन्होंने बताई है वह भी सहायक सिद्ध नहीं होती है। बेंथम ने सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य माना है, और इस विचार से, अगर इस भावना से यह भी हो सकता है कि समाज में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाए। इसी तरह से सुखों में गुण विषयक भेद की अवहेलना की है। बेंथम विभिन्न सुखों में केवल मात्रा विषयक भेद को स्वीकार करते हैं, गुण विषयक भेद को नहीं, जबकि जो विभिन्न सुख होते हैं उनमें गुणात्मक भेद के अभाव के कारण जो कालाई है जो आलोचक, उन्होंने इसे पिग फिलॉसफी कहा। वास्तव में विभिन्न सुखों में मात्रा विषयक भेद के साथ साथ गुण विषयक भेद भी होता है। इसी तरह से जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की जो बात उन्होंने कही, तो कुछ विद्वानों ने ऐसा भी माना है कि वे बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल देते हैं, और ऐसे में जो अल्पसंख्यक लोगों का जो सुख है वह बहुसंख्या के सुख से सदैव ही दबा रहेगा। बेंथम के विचारों में समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से असंबंधित रूप में सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। तो जो समाज है वो एक तरह से एक ढीली व्यवस्था के रूप में भी उन्होंने इसको यहाँ पर देखा है। राज्य और सरकार के अंतर की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जिस दर्शन का उपयोगिता को लेकर उन्होंने प्रतिपादन किया वह सरकार के कार्यों के निर्देशन के लिए है, राज्य के लिए नहीं। तो
जो कुछ आलोचक बेंथम के दर्शन को राज्य का दर्शन न मानकर राज्य के व्यवहारिक कार्यों का दर्शन भी कहते हैं। और कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि उन्होंने सुख की प्रवृत्ति पर इतना ज्यादा बल दिया कि उसके सामने मानवीय समाज के नैतिक मूल्य कई बार ऐसा लग रहा है कि ओझल से हो गए हैं। और कुछ विद्वान इसे अंतर विरोधी विचार भी मान रहे हैं, क्योंकि सुख सदैव व्यक्तिगत होता है और एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति को सुख दे यह जरूरी नहीं है। और इस बात का निर्णय कौन करेगा कि व्यक्ति का अधिकतम सुख किसमें है? राज्य पर यह दायित्व छोड़ने से राज्य का बहुसंख्यक शासक वर्ग अपनी इच्छा लोगों पर थोपने का प्रयास कर सकता है, और व्यक्तियों पर छोड़ने से समाज में अराजकता जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ विद्वानों ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना करी और मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास और एक धर्म के रूप में ग्रहण किया और इसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। लेकिन मिल ने जो उनके विचार थे कहीं अधिक व्यापक थे, उनमें मानवीयता के उस तत्व की प्रधानता थी जिसको ऐसा प्रतीत होता है कि बेंथम ने जिसको अनदेखा किया था। तो मिल ने जो बेंथम का उपयोगितावाद था उसमें कुछ सुधार किए, जैसे कि विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद को स्वीकार करना। बेंथम ने केवल मात्रा का अंतर देखा, गुणों का नहीं, लेकिन मिल ने विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अंतर को भी देखा। मिल का एक प्रसिद्ध कथन है, एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। तो इस तरह से मिल ने उपयोगितावाद को और अधिक मानवीय बनाने पर बल दिया। बेंथम ने कहा था कि मनुष्य अपना सुख चाहता है, उसका लक्ष्य अपना सुख है, लेकिन मिल दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरों के सुख में भी अपना सुख देखता है। तो मिल द्वारा प्रतिपादित जो नया दृष्टिकोण था वह एक नए परिवर्तन के साथ सामने आता है। बेंथम ने जहां जो सुख और जो स्रोत बताए थे सुख और दुख के, जिसकी हमने चर्चा करी थी, वे सब बाहरी थे, लेकिन मिल ने कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना और इस तरह से उन्होंने आंतरिक स्रोत को स्वीकार किया। मिल कहते थे कि जब हम कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। तो मिल ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोत की बात कहकर जो उपयोगितावादी सिद्धांत का जो आधार था उसमें कुछ नवीन आयाम उन्होंने जोड़े। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रतिपादन किया, और जो मिल का उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत उसको बनाने का उन्होंने प्रयास किया। बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगिता को उच्च महत्व प्रदान किया। वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र मानते थे, लेकिन मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है और उपयोगिता से अधिक मूल्यवान है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है, जो स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। स्वतंत्रता के संबंध में इस तरह से हम देखते हैं कि मिल का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है। बेंथम के अनुसार उपयोगिता का जो सिद्धांत था वह संपूर्ण विश्व पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन मिल ने यहाँ पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया और उनके अनुसार अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास होता है, अपनी परंपराएं होती है, जिनका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। ये इतिहास और जो परंपराएं हैं प्रत्येक समाज में कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती है, और कोई भी राजनीतिक या सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सब लोगों के लिए, सब जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो। तो इस तरह से मिल ने कुछ संशोधन रखे और नैतिक तत्वों का समावेश किया।
तो मिल ने जो बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लेकिन कुल मिलाकर इन सब जो हमने जो थ्योरी अभी जो हमने उपयोगितावाद की जो हमने थ्योरी समझी कि बेंथम क्या मानते हैं, उनके विचारों में उपयोगितावाद क्या है और किस तरह से यह जो विचार है यह विकसित हुआ और कैसे उपयोगितावाद की जो बेंथम की जो है विचारों की आलोचना कुछ विद्वानों ने की और किस तरह से मिल ने उनके उपयोगितावाद में संशोधन प्रस्तुत किए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेंथम एक ऐसा विचारक था जिनका अंतिम उद्देश्य समाज के व्यक्तियों का अधिकतम सुख था और उन्होंने सुख को ही सर्वोपरि लक्ष्य माना और उस आधार पर उन्होंने राज्य के लिए भी यही लक्ष्य माना कि अधिकतम व्यक्तियों का वह अधिकतम सुख को स्थापित करे। राज्य का अस्तित्व मनुष्य के कल्याण के लिए है और आज हम देखते हैं वर्तमान युग के जो कल्याणकारी राज्य है उनका उद्देश्य भी लगभग यही है। बेंथम ने राजनीतिक सिद्धांत को उपयोगितावाद के आधार पर उन्होंने विचारों का प्रतिपादन करके एक नई दिशा दी और हम देखते हैं कि जो बेंथम के विचार हैं वो प्रासंगिक है आज भी, क्योंकि राज्यों के स्वरूप में स्पष्ट रूप से यही विचार दिखाई देते हैं। हालांकि जो मनुष्य है सुखवाद एक महत्वपूर्ण विचार है और भी कई लक्ष्य होते हैं मनुष्य के जीवन के, परंतु यथार्थ में प्रत्येक व्यक्ति उपयोगिता और सुख को आधार मानकर ही कार्य करता है। तो जो बेंथम का विचार है हर काल में महत्वपूर्ण है और स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार किया था कि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है बल्कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए है और ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का हित संपादन करना राज्य का दायित्व है। तो इस तरह से जो विचार है बेंथम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह तो था बेंथम का उपयोगितावाद और इसी के साथ सभी का धन्यवाद।